हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर द ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर। देखो, जैसे हमने बोनस शेयर किया था वैसे ही हमने राइट शेयर को करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसकी कॉस्ट भी निकालेंगे, क्योंकि आपको भी पता है बोनस शेयर की कॉस्ट नहीं होती है लेकिन राइट शेयर्स की होती है। इतना तो आप सबको क्लियर ही है, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन मैंने राइट शेयर का रख दिया, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। लेकिन आपको दोस्तों पता है, कोई भी नोट्स आपने कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग लेने हैं, टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला है। आप उसका जो नोट्स हैं वो वहाँ से ले सकते हो। जो लिंक है वो मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं करता वर्क कई बार लिंक, तो आप टेलीग्राम में जाके चैनल को सर्च भी कर सकते हो, सचिन एजुकेशन हब लिख के आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखें, अब सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2011 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, अ बुक वैल्यू ऑफ 15 पर शेयर एंड अ नॉमिनल वैल्यू 10। बुक वैल्यू आपने लेनी है अगर आप कॉस्ट ले रहे हो, लेकिन नॉमिनल वैल्यू आपको पता है दैट इज कॉल्ड फेस वैल्यू, जो ₹10 है। फिर क्या हुआ, 26/2011 को यानी 20 जून 2011 को उसने अनदर परचेज करी है, एक और परचेज करी है 5,000 शेयर्स की। वो ₹16 पर शेयर के हिसाब से करी है। द डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड ने कहा कि हम बोनस और राइट इशू करेंगे लेकिन कोई डिविडेंड नहीं देंगे, तो इसलिए डिविडेंड का कॉलम नहीं ओपन होगा। द टर्म ऑफ इशू, जो टर्म है वो क्या कहती है कि एक इक्विटी 6 इक्विटी शेयर के बदले आपको एक बोनस शेयर मिलेगा। कब, वो डेट दे दी गई है। राइट के इशू के बेस पे ऊपर क्या ट्रीटमेंट है आपकी कि 7 इक्विटी शेयर्स के बदले आपको 3 राइट इश्यूज मिलेंगे, ठीक है। वो भी कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिसका प्राइस दे दिया आपको, ड्यू डेट यानी कब ये इन सब की पेमेंट करनी है या ड्यू डेट कौन सी है आपने वो लेनी है। आपने जिस दिन उन्होंने इशू किया वो नहीं लेना, जिस दिन आपको ड्यू हुआ है या आपकी पेमेंट हुई है तब लेनी है वो डेट। शेयर होल्डर ने कहा हम अपने राइट्स को फुल या पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली सुंदर ने क्या किया, 33.33% यानी 1/3 अपने शेयर का उसने एट द रेट ऑफ ₹2 कंसिडरेशन के हिसाब से शेखर को बेच दिया है और रेस्ट अपने पास रख लिया है। अब बात यहाँ पे आती है कि डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है उन शेयर्स के ऊपर जो सुंदर ने रिसीव किए थे 31/10/2011 को, और जो इसके ऊपर जो डिविडेंड है, देखो जो डिविडेंड मिला है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक्वायर किए गए शेयर्स होंगे उसके ऊपर अगर आपको मिला होगा तो उन्होंने कहा है उसे हमने कॉस्ट ऑफ परचेज में एडजस्ट कर दिया है अगेंस्ट उसके, कॉस्ट ऑफ परचेज के अगेंस्ट आपने उसे एडजस्ट किया है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगी, अदरवाइज डिविडेंड आपका वहाँ पे शो नहीं होता, वो अलग से एक कॉलम बनकर इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होती है। और 15 नवंबर को क्या हुआ, सुंदर ने सारे शेयर्स एट द रेट ऑफ प्रीमियम 5 पर आपने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए हैं और आपने एवरेज कॉस्ट बेसिस के ऊपर इसे वैल्यू करना है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है आपने। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्राफ्ट ऑलरेडी प्रिपेयर करा हुआ है, तो ड्राफ्ट के बेस पे हम चलते हैं आगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, परचेज़ हुई थी, किस दिन परचेज़ हुई थी आप उस दिन लिख लीजिए। सबसे पहले आपने 1 अप्रैल 2011 को आपने एक परचेज़ करी है जिसे हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास शेयर्स थे सबसे पहले। तो बैलेंस कितना है हमारे पास पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस, तो शेयर्स हैं हमारे पास 25,000 के। उसे जब मैंने बुक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3,75,000। इज इट। चलिए फिर उसके बाद हमने क्या करा था, परचेज करी थी, अगर आपको याद हो क्वेश्चन आपने देखा है। फिर आपने 26 यानी 20 जून को आपने एक और परचेज करी है 20 जून 2011 को, तो उसे आप लिख सकते हो टू बैंक के डाल के आपने लिख देना है। टू बैंक कितने के शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स थे।
कॉस्ट आपकी कैसे बनेगी, 16 रुपीज़ उन्होंने कहा था पर शेयर के साथ आपने उसे ख़रीदा था। ये देखिए सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है 16 पर शेयर आपने ख़रीदा है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 16 करोगे तो 80,000 आपका आंसर कॉस्ट में आ जाएगा। इतना आपने कर लिया। फिर उसके बाद हमारे पास आए थे कि डायरेक्टर ने बोनस और राइट इशू करा है। तो बोनस और राइट इशू के बारे में अब यहाँ पे समझिएगा कि ये देखो बोनस और राइट इशू आया हुआ है, इसे आपने करना है। अब ये कैसे करना है ये देखिएगा। तो आपने बोनस के देखा कि 6 इक्विटी शेयर के बदले 1 बोनस शेयर मिलना है, लेकिन ड्यू डेट आपने लेनी है। सबसे बड़ी बात जो है वो क्या लेना है, ड्यू डेट लेनी है। ड्यू डेट के हिसाब से आपने इसमें चलना है। तो मेरी ड्यू डेट कौन सी थी, 30/9 यानी 30 सितंबर 2011 आपने करा। तो मेरे पास फिर से टू बैंक आएगा, लेकिन अब यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 तैयार करना है, जो मैंने नीचे तैयार करना है। कैसे देखिएगा, ये देखो यहाँ पे अब वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, चलो 1 लिख लीजिए। सबसे पहले सिंपली 1 लिखा आपने, तो 1 में आपने क्या डालना है, दैट इज़ आपने डालना है कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स। अब इसे कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहली बात ये देखेंगे, ठीक है। तो इसे कैसे करना है, आप सब ने नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकालने हैं बोनस के। 6 इक्विटी शेयर के बदले 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास जितने हैं उसके हिसाब से करेंगे। हाँ जी, तो नंबर ऑफ बोनस शेयर कैसे निकालना है, जितने शेयर्स हैं, ये नहीं देखना कि 25 थे हमारे पास ओपनिंग लेने हैं, जी नहीं, जितना अभी तक आपका बना हुआ है शेयर्स का, मतलब जितने अभी तक आपके पास हैं। तो 25 + 5 हुए थे, ठीक है। तो 25 + 5 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने आ जाएंगे, आपने ये देखना है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास टोटल कितने आ जाएंगे, दैट इज़ 5000 आपने प्लस करा तो मेरे पास 30,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गए हैं। इसका मैंने 1/6 करा यानी डिवाइडेड बाय 6 करा, क्योंकि मेरे इक्विटी शेयर्स 6 के बदले मुझे 1 बोनस मिलना है। तो ऑटोमेटिकली है मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 5000 बोनस शेयर्स। तो ये जो हमारे पास आए हैं 5000 बोनस शेयर्स, 5000 को आपने लिख देना है यहाँ पे। अब आप कहोगे इसकी कॉस्ट क्या आएगी, तो जी बिल्कुल नहीं आएगी। बोनस शेयर की कोई कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं करते, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे हमने ये देखना था, ये एक मेन चीज़ है। आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो ड्यू डेट थी ना, ये थी राइट शेयर्स की, सॉरी बोनस की यही डेट रहेगी। बोनस जिस दिन डिक्लेयर हुआ उस दिन आ जाएगा, लेकिन इसकी कॉस्ट होती है, इसकी रीपेमेंट होती है, ये डेट राइट इश्यूज़ की है, ये है बोनस की। तो बोनस की आप लिखोगे 16 को, ठीक है, 16/8 को। और जो मैंने अभी डाली है अमाउंट, वो आप लिखोगे राइट शेयर्स के लिए, जो मैं अभी लिख रहा हूँ। तो राइट शेयर्स के लिए मैंने फिर से टू बैंक लिखा। अब टू बैंक लिखा तो वर्किंग नोट नंबर 2 डालूंगा। अब मैं कैसे करना है वो भी देखिएगा। चलिए, अब वर्किंग नोट नंबर 2 की बारी आती है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आपने लिखना है राइट शेयर्स। यहाँ पे लिख लीजिए राइट शेयर्स, ठीक है जी। चलिए हाँ जी। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने अब क्या आ रहा है कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि अब राइट शेयर कैसे निकालना है। तो मैं ऊपर आपको एक बार लेकर जाता हूँ, ठीक है। 7 इक्विटी शेयर के बदले 3 राइट आपको मिलेंगे, और जिसको आपने 15 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से रखा हुआ है उसकी कॉस्ट को, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहली बात ये समझिएगा कि उसने क्या किया। सबसे पहले हम निकालेंगे राइट शेयर कैसे निकालने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जितने शेयर अभी तक मेरे बने विद इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स, तो पहले थे मेरे पास कितने, 25 + 5 करके 30, लेकिन अब उसमें 5 और जुड़ गए हैं तो मेरे पास बन गए 35। मेरे पास कितने बन गए, 35। तो उस हिसाब से मैंने जब देखा तो मेरे पास 7 इक्विटी शेयर्स के बदले 3 राइट्स मिलेंगे। इतना तो आप सबको क्लियर है। तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगा, मेरे पास उन्होंने कहा है 3/7 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 × 7। तो मैं इसे देखूंगा
कि 35 को जब मैंने मल्टीप्लाई करा 3 के साथ और डिवाइड करा 7 के साथ तो मेरे पास आंसर में क्या आ जाएगा 15,000 शेयर्स। ये हैं अभी तक के, लेकिन उसने उसमें क्या कर दिया, अब आइए ऊपर, ये आप देखोगे शेयर होल्डर वर एंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट्स, अकॉर्डिंगली सुंदर ने क्या किया 1/3 आपका बेच दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो 15,000 आया है, जो मेरे पास 15,000 आया है उसका 1/3 क्या किया है, 1/3 जो है दैट इज 5,000 शेयर्स उसने सोल्ड कर दिया है। लग गई बात समझ? तो ये जो 5,000 आया है ना, ये भी ध्यान में रखना है, लेकिन उसने सोल्ड कितने में करा ये भी आपको लिखा हुआ था ₹2 के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से, ₹2 के हिसाब से। तो ₹2 के हिसाब से आपके पास कॉस्ट कितनी बन गई 10,000 इतनी बात समझ में आ गई होगी कि आपने क्या करा, ये है सेल ऑफ राइट 15 इंटू डिवाइड बाई 3 किया तो 55,000 शेयर्स आ गए। ये उसने सोल्ड करे हैं इतने शेयर्स और 2 के हिसाब से करे हैं तो 10,000 रुपीज़ आपके आ जाएंगे। लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा P&L में। ठीक है जी, ये आप P&L अकाउंट में डालोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, P&L अकाउंट में। ठीक है जी, तो ये जो मेरा P&L अकाउंट है इसमें ले जाऊंगा मैं। सबसे पहले एक जगह छोड़ दीजिए, इस हिसाब से मैं डाल दूंगा। वैसे एक डेट कॉलम भी आएगा, रहने दीजिए वो बेशक। बाय क्या करना है, बाय राइट इशू सेल, बाय राइट शेयर सेल भी लिख सकते हो, बाय राइट इशू सेल भी लिख सकते हो। तो आपने क्या करना है, जितने की आई है अमाउंट 10,000 वो मेरी सेल हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस आया उसमें, वो मैंने लिख दिया। ठीक है जी, अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी भी है। क्यों है, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चला कि टोटल राइट शेयर कितने हैं। तो टोटल राइट शेयर्स जो अभी है मेरे पास वो कितने के बचे हैं, तो जब आप वो देखोगे तो वो है 15,000 मेरे पास आए थे आंसर में, 5,000 मैंने सोल्ड कर दिए, 10,000 शेयर्स मेरे पास बचे हुए हैं राइट्स के। तो मैं क्या करूँगा 10,000 यहाँ पे शेयर्स लिख दूँगा। अब इनकी वैल्यू कितनी थी, अब इसकी वैल्यू थी, ऊपर आप जाओगे तो आपको नज़र आएगा राइट के साथ लिखा है प्राइस ₹15 पर शेयर। तो 15 पर शेयर के हिसाब से आपने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉस्ट क्या निकलेगी, यानी हमारे यहाँ पे 10,000 इंटू 15 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर में राइट इशू की वैल्यू कितनी आ गई 1,50,000। ठीक है जी, तो अब राइट इशू भी हो गया। ठीक है, अब मेरे पास जो चीज़ आएगी वो देखिए, राइट इशू के बाद क्या है हेडिंग यहाँ पे, डिविडेंड। ठीक है जी, तो डिविडेंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2011 एट द रेट ऑफ 20% डिक्लेयर्ड बाय द एक्स लिमिटेड बाय द सुंदर। कब रिसीव हुआ है 31 अक्टूबर 2011 को। लेकिन अब ये जो चीज़ है ना, ये 20% ये आपकी इनकम है, ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, ये P&L में जाएगी। लेकिन जिन शेयर्स को उसने एक्वायर करा है वो अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट करी गई है, ये बताया गया है। इतना आप सबको अब मैंने जो कहा ये समझ आ गया होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है उसकी ओर ध्यान देना है, तो ध्यान से देखना है अब इस चीज़ को। ठीक है जी, चलिए तो मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर आप बना दोगे आगे। तो वर्किंग नोट नंबर आपका यहाँ पे बन जाएगा 3 बनेगा अब। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में मैंने क्या लिखना है, डिविडेंड कैलकुलेशन। ठीक है जी, तो डिविडेंड कैलकुलेशन करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे रिसीव लिखूँगा सबसे पहले कि मुझे रिसीव कितना हुआ है। तो रिसीव्ड कितना हुआ है तो उसे मैं जो मतलब मेरी इनकम बनी है अभी तक के लिए, तो उसे मैं लिखूँगा यहाँ पे 25,000 मेरे टोटल शेयर से सबसे पहले, क्योंकि मुझे डिविडेंड भी उनके ऊपर ही मिलेगा। एग्जैक्ट इतना तो क्लियर होता है, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर मिलेगा। तो कितने पे मिलेगा, इंटू 10 करेंगे, क्योंकि उसकी नॉमिनल वैल्यू है, डिविडेंड हमेशा नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मिलता है,
इनटू मतलब इज इक्वल टू इनटू एक और बार करेंगे क्योंकि उसने कितने परसेंट डिक्लेयर करा है, 20% डिक्लेयर करा है। तो ये मेरी वैल्यू आ गई ₹50,000। ठीक है जी, तो ये आप सबको क्लियर हो रहा है, इतना तो आप सबको क्लियर हो गया। ये जाएगा P&L में, ये जाएगा P&L में। ठीक है जी, अब मैं इसे P&L में डाल भी देता हूं क्योंकि ये मेरी क्या है, बाय डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड रिसीव हुआ है, तो डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है टोटल मेरी पिछले साल की इनकम के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर, दैट इज ₹50,000। इतना सब क्लियर हो गया आप सबको। चलिए अब इसके बाद आपने आगे चलना है, तो आगे मेरे पास क्या आता है, रिसीव जितना हुआ था वो मैंने लिख लिया, लेकिन जितने अब एक्वायर करे हैं शेयर्स उसके ऊपर देखना है। तो डिविडेंड ऑन एक्वायर्ड शेयर्स मैंने करा, तो मेरे पास एक्वायर्ड शेयर्स थे जो 26 यानी 20 जून को जो मैंने लिए हुए थे, वो मेरे कितने थे, सबसे पहले इनको देखना है। तो 20 जून को मेरे शेयर्स थे टू बैंक, यानी जो मैंने खरीदे थे 5000, वो कह रहे हैं, तो 5000 जो मैंने शेयर्स खरीदे हैं उसे मैं लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, 5000 इंटू, अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, इंटू 10 पहले तो लगाऊंगा नॉमिनल वैल्यू, फिर उसके ऊपर भी उन्होंने क्या कहा था, 20% डिक्लेयर करा है, तो 20% लगा के मैंने देखा तो मेरे पास रुपीस आ जाएंगे, दैट इज 10,000। ये जो 10,000 है ये जाएगा अब मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डालूंगा अपनी डेट, तो मेरी डेट कब बनेगी ये देखना है। उसने कब डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर करा है 31 मार्च 2011 को, तो मैं यहाँ पे 31 मार्च 12 आएगा, 31 कब करा है उसने, हाँ जी नहीं रिसीव करा है 31 अक्टूबर 2011 को, तो 31 अक्टूबर 2011 को उसने रिसीव करा। क्या करा, बाय बैंक लिखोगे आप और साथ में लिख दोगे वर्किंग नोट नंबर, कौन सा बना है ये, 3। ठीक है जी, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में आपके शेयर्स टोटल नहीं आएंगे क्योंकि डिविडेंड का कोई शेयर नहीं है, लेकिन 10,000 जो आपकी अभी इनकम आई है वो आ जाएगी, जिसे हम डिविडेंड कहेंगे। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पे आपको इजी रखने के लिए। चलिए इतना हो गया। अब डिविडेंड के बाद की वैल्यू क्या है, सोल्ड कर दिए 25,000 जो मेरे ओपनिंग शेयर्स थे उसको मैंने सोल्ड कर दिया। तो कब सोल्ड करते हैं वो तो आप सबको पता है, 31/3/2012 को मैंने जो शेयर्स थे उनको सोल्ड कर दिया। ठीक है जी, एक मिनट, सेल की भी डेट दी हुई है, सॉरी मैंने 31 ले लिया, 15/11 को करा है, तो उसने उसी साल में कर दिया, उसने सारा काम उसी साल में कर दिया 15/11 को 2011 को। ठीक है जी, 15/11/2011 को उसने सारे शेयर्स को सेल कर दिया, जिसे हम लिख देंगे बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे सेल। ठीक है जी, बाय बैंक जिसे हम ब्रैकेट में सेल कह देंगे। ठीक है, और साथ में ब्रैकेट डाल के लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर, हमारा बनेगा अब 4। तो वर्किंग नोट नंबर 4 पे आइएगा। चलिए अब वर्किंग नोट नंबर 4 पे आते हैं, तो वर्किंग नोट नंबर 4 मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे, अब मैं लिख देता हूँ सेल्स प्रोसीड। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से सिंपल सी वैल्यू है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली होगी। कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 25,000 एट द रेट ऑफ प्रीमियम 5%। तो यहाँ पे चलिए सिंपल सा काम है, कोई मुश्किल नहीं है। तो वर्किंग नोट नंबर 4 वैसे डालने की भी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन स्टिल अगर आपने डाला हुआ है, आप मेरी तरह कर रहे हो, तो 25,000 शेयर्स हैं। अब 5% प्रीमियम का मतलब नॉमिनल प्लस 5 करा है। ठीक है, तो ये चीज़ आती है, तो इसका मतलब है 15 से आपने करना है। तो जब 15 से करा तो 3,75,000 उसकी जो ओपनिंग थी वही की वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गई है। तो 25,000 शेयर्स उसने बेचे हैं एट द रेट ऑफ 15 विद प्रीमियम 5, जो भी हम कह सकते हैं। तो 3,75,000 आपका आंसर में आ गया सी। अभी यहाँ तो काम ख़त्म नहीं होता क्योंकि अभी प्रॉफिट बचा हुआ है, तो प्रॉफिट भी डालना बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉफिट कैसे करते हैं मैंने एवरेज बेसिस के ऊपर लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे रिपीट सीधे जल्दी से करते हैं। तो चलिए प्रॉफिट ऑन सेल, तो प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकलेगी,
चलिए अब सबसे पहले एवरेज बेसिस करना है। तो जितनी सेल्स मेरे पास आई हैं, सेल्स प्रोसीड्स माइनस हमारे पास क्या होगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से सेल कितनी हुई हैं, 3,75,000 में आपने माइनस कर देना है किस चीज़ को, एवरेज कॉस्ट कैसे निकलनी है। अब ये देखना है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में वैसे समझा दिया था एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले जितने आपके ओपनिंग कॉस्ट है ये ले लेनी है, ठीक है। प्लस अब बोनस यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक और परचेज करी थी तो इसका भी आपने लेना है। ध्यान से पहले समझिएगा कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगी। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको मैं अलग से करवा देता हूँ। ये देखें, चलो यहाँ पे हम फॉर्मूले में फिर बाद में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालिएगा। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है ये देखिएगा, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले प्लस करना है बारी बारी से किसे किसे। तो 3,75,000 में मैंने अलग एक और परचेज करी थी 80,000 की, उसे प्लस कर दिया, ठीक है। फिर मैंने उसमें एक 1,50,000 थे जो मेरे क्या थे, वो मेरे दैट इज़ राइट शेयर्स की वैल्यू, उसे भी क्या करा, प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझना, उसे भी क्या करा, प्लस कर दिया यहाँ पे। लेकिन इसमें मैंने अब ये देखना है कि अगर मेरी इस साइड के ऊपर कोई चीज़ है, दैट इज़ क्रेडिट साइड के ऊपर जो मेरी यहाँ पे आ रही है डिविडेंड, सेल को छोड़ के अगर कोई चीज़ है जैसे कि डिविडेंड है, उस अगर कोई कॉस्ट बनी हुई है उसे मैंने साथ में माइनस कर लेना है, ठीक है जी। तो ध्यान से कर लेना है इस चीज़ को याद से कि 10,000 बीच में से माइनस होगा, ठीक है। तो 10,000 माइनस करने के बाद उस सारी चीज़ों को मैंने डिवाइड कर देना है किसके साथ, डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने मेरे बने। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने बने, 15, और 15 यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, 25 और 5 ये बन गए 25 और 5 30, 35 और 10 कितने हो गए, 45। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरे पास, 45,000। ओवरऑल चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, जितने शेयर्स मैंने बेचे हैं, 25,000। तो इस चीज़ को मैंने कैलकुलेट करा। तो जब मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट करा तो मेरे ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें थी उन सबको करने के बाद मेरे पास रुपीज़ आंसर में आ गया, दैट इज़ 3,30,556 आंसर, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने क्या करना है, यहीं पे लेके चले जाना है ऊपर एवरेज कॉस्ट में। 3,30,556 में मैंने उसे माइनस कर दिया, मेरे पास आंसर में रुपीज़ 4,4,4,4,4 5 टाइम्स 4 आंसर आ गया है, जिसे हम कहेंगे दैट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन सेल। ये देखिए, इस चीज़ को अब आपने अच्छे से क्लियर कर लिया होगा कि प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकलना है। और मेरा प्रॉफिट कितना आया है, 5 टाइम्स 4 आए हैं। तो मैं उसे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 31/3/2011 को। मैंने जब देखा मेरे पास प्रॉफिट क्या आया, प्रॉफिट भी मेरा तभी आएगा जब मेरी सेल हुई है, तो मैं 15/11 डालूँगा। 15/11/2011 को मैंने जब देखा तो P&L में मैंने पैसा डालना है, कितना डालना है, मेरा प्रॉफिट डालना है, दैट इज़ 44,444, ठीक है जी। अब इस चीज़ को मैंने जब डाला, ये जो मैंने 44 डाला है इसे मैंने यहाँ पे ले जाना है क्योंकि ये मेरा बैलेंस बना। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरा ओपनिंग कितने का आ गया, जितना मेरा ऊपर से आया है, दैट इज़ 5 टाइम्स 4, ठीक है जी। इसके अलावा उसने एक लास्ट लाइन में कहा था ऊपर आपको कि आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो डालना है, लेकिन जो वैल्यू है एवरेज कॉस्ट के ऊपर करनी है। तो जब बैलेंस कैरी डाउन निकालते होते हो आप, यानी जब बैलेंस कैरी डाउन निकालते होते हो आप, तो अगर तो मार्केट प्राइस दिया है तो मार्केट प्राइस भी ले लोगे, लेकिन कॉस्ट भी लेनी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ों से अगर उन्होंने कहा विच एवर इज़ लोअर लेना है तो आपको देखना पड़ेगा दोनों से, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख लेंगे। सबसे पहली बात बाय बैलेंस, ठीक है, कैरी डाउन लिख के वर्किंग नोट नंबर साथ में डाल देंगे। वर्किंग नोट नंबर अब बनेगा मेरे पास 6 बनेगा, क्योंकि मेरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो था वो मेरा क्या था, दैट इज़ वर्किंग नोट नंबर 5, वर्किंग नोट नंबर 5,
ठीक है। तो 6 मैंने डालना है अब। तो नंबर 6 के लिए आप यहाँ पे आइए नीचे। तो नंबर 6 के लिए यहाँ पे मैंने लिख लेना है, नंबर 6 मैंने डालूंगा यहाँ पे। नंबर 6 मेरे पास कौन सी कैलकुलेशन है, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ शेयर्स। कॉस्ट ऑफ शेयर्स किस डेट को, 31/3/2012 को, ठीक है जी। अब सॉरी 11 को ही है, ये पूरा साल जनवरी से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए जनवरी के हिसाब से हम 11 में ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो कैसे मेरा निकलेगा, अब इस चीज़ को देखिएगा, ध्यान से समझना है, वही चीज़ रिपीट करनी है जो हमने प्रॉफिट में करी है। जितनी ये चीज़ें ली हैं आपने, ठीक है, जितनी ये सारी चीज़ें ली हैं, इसे मैं वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये कर दिया मैंने। लेकिन अब ये जो 25,000 मैंने सेल में लिया था ना, अब ये 25,000 नहीं लूँगा मैं, इसकी जगह पर मैं लूँगा 20,000। वाई, मेरे टोटल शेयर कितने थे, 45,000, उसमें से मैंने 25 जो थे वो सेल वाले लिए थे, जो मैंने सेल कर दिए। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में मेरे बचे हैं सिर्फ 20,000, इसलिए मैंने 20,000 लिया। तो मेरे पास आंसर में जो आएगा वो आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आंसर में क्या आने वाला है। 3,75,000 को मैं जब सारा करता हूँ, ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेशन कर लूँ, तो इन चीज़ों को जब मैंने करा, डिवाइडेड बाय 45,000 इंटू 20,000, तो मेरे पास आंसर में आ चुका है, जो पूरा करने के बाद इंटू 25,000। अब इस चीज़ को देखिए, वही की वही चीज़ें जो मैंने करी, तो मेरे पास 2,64,444 आंसर में आएगा, ठीक है। ये जो आंसर आया है मेरा, ये मेरे बन गए क्लोजिंग वाले, और शेयर्स कितने बन गए, 20,000। मेरे पास आई थिंक सारी की सारी जगह फिल हो गई है। टोटल शेयर से उधर 45, इधर भी 45 हो गए। टोटल वैल्यू जितनी आई थी मेरी वो भी निकल आई, दैट इज़ 2,64,444 ठीक है जी। तो मेरे पास बैलेंस में क्या आया, 45,000 टोटल शेयर्स यहाँ पे आए, ठीक है। कॉस्ट मेरी टोटल कितनी बनी है वो देख लीजिए, मेरी टोटल कॉस्ट बनी है 6,49,444। सिमिलरली यहाँ पे भी 45,000 मेरा कवर हो गया। और यहाँ पे जब आप इन सभी चीज़ों को करोगे, इन सभी का टोटल करोगे, तो आपको आपका टोटल मिल जाएगा 6,49,444 आपका आंसर आ जाएगा। और इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। सिमिलरली अब आपने इस चीज़ को कवर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस को करा आपने कवर, तो आपने देखा तीनों चीज़ों मिला के आपका आंसर जो आया है 1,04,044 जो भी है, ठीक है, 444 आपका बैलेंस आया। अब इस बैलेंस को आपने उधर क्या कर देना है, दैट इज़ बैलेंस कैरी डाउन लिख देना है। आपका जो बैलेंस बचता है, कितना बचता है, 1,44,444, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ये भी अकाउंट है वो भी क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है जी। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, कैसे आपने P&L करना है, और क्या क्या ये वर्किंग नोट्स हैं, ठीक है जी। तो 6 वर्किंग नोट्स बने हैं, ध्यान से समझना है। और इसके अलावा दोस्तों, ये जो मैंने नीचे अभी इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपके सामने नज़र आ रही होगी आपको, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखी है, ठीक है। तो ध्यान से इसे पहले पिक क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद आपके लिए ये होमवर्क है, इसे प्रैक्टिस में कर सकते हो आप, आपकी ये तैयारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई प्रॉब्लम है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बस आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।